लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोग घायल हो गए हैं। यह हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब सूत्रों से हमें पता चला है कि इस हिंसा के दौरान लद्दाख के जेनजी युवाओं को गुमराह किया गया था और इसके पीछे एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेके एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। अब देखिए, इसके बाद वहां काले धुएं का एक गुबार दिखने लगा। इस तनाव के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू किया और वहां कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। अब आपको एक एक करके उन बातों के बारे में बताते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई और अब लद्दाख में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि लद्दाख में ये विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी। उस वक्त पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। ये 4 मांगे क्या थी? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। इन 4 मांगों को लेकर केंद्र सरकार की लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बात भी चल रही थी और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन उससे पहले ही आज ये हिंसा हुई और यहां सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी और इसके लिए तारीख भी तय हो चुकी थी, तो यह हिंसा आखिर क्यों हुई, किसने कराई? हालांकि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती, जिसके कारण आज लद्दाख के युवाओं को इस तरह का आक्रोश दिखाना पड़ा। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में सेल्फ गवर्नेंस यानी कुछ खास मामलों में खुद के शासन का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि उत्तर पूर्व के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय इलाकों में सेल्फ गवर्नेंस के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एक तरह की स्वतंत्र जिला परिषद बनाई जा सकती है। इन परिषद को यह अधिकार दिए जा सकते हैं कि वो अपने जनजातीय इलाकों में जमीन, जंगल से जुड़े नियम बना सके, स्थानीय प्रशासन और शासन से जुड़े कानून बना सके और अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, जो भी संस्कृति है उसकी रक्षा कर सके। और अभी सोनम वांगचुक और उनके समर्थक चाहते हैं कि यह अधिकार लद्दाख को दिए जाएं और इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 97% है, जिसमें लेह में 66.8%, नुब्रा जहां पर 73.35%, खालसी में 97% के आसपास, साकू में 89%, करगिल में 83% और जांस्कर में 99% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। पूरा लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि इन मांगों के पीछे 2 बड़े संगठन कौन से हैं, कौन कर रहा है। इनमें पहले संगठन का नाम है लेह एपेक्स बॉडी, जिसका गठन ही साल 2020 में हुआ था और दूसरे संगठन का नाम है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और यह भी 2020 में बना और सोनम वांगचुक अभी लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य हैं। इसके अलावा ये दोनों संगठन साल 2020 से साथ हैं और इन्हीं दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की चर्चा भी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही यह हिंसा हुई और यह हिंसा क्यों हुई? 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इस दौरान 23 सितंबर को इस भूख हड़ताल में 2 प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। इस घटना के बाद लेह एपेक्स बॉडी के प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और उन्हें यह लगा कि अब भूख हड़ताल से बात नहीं बनेगी। इसके बाद इस संगठन की युवा शाखा ने आज लेह में बंद का आह्वान किया और यह कहा गया कि सारे प्रदर्शनकारी लेह में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एक विशाल जनसभा में शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दे दिया और यह ऐलान किया कि पूरे लद्दाख में आज बंद रखा जाएगा और इस सब के बाद लेह में यह बंद हिंसक हो गया और इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यहां सोनम वांगचुक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने अब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की बात की थी।
अब वो हर रोज अपनी भूख हड़ताल के नए नए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। कुछ देर पहले खबर आई कि उन्होंने भी ये गुजारिश की है, ये प्रार्थना की है कि कोई भी हिंसा को ना बढ़ाए आगे। लेकिन आज हिंसा के वक्त सोनम वांगचुक का उस वक्त बयान नहीं आया और अब वो ये कह रहे हैं कि ये हिंसा लद्दाख के जेनजी युवाओं की भड़ास थी। पहले सुनिए। तो वांगचुक साहब इस बात पर सफाई दे रहे थे कि मैं जेनजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं युवा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। बाद में उन्होंने ये अपील भी की कि शांति बनाकर रखी जाए, लेकिन पहले ऐसे के वीडियोस रोज आ रहे थे। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है। यहीं से पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। अमित मालवीय ने इस शख्स की फोटो डाली है। सबसे पहले जूम इन करके इस शख्स की तस्वीर दिखाइए जो यहां पर है। ये शख्स है जिसके बारे में अमित मालवीय ने, यहां पर ये शख्स जो दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये देखिए मास्क पहनकर, और ये उनकी तस्वीर है। और अब आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक्स पर पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसे। अमित मालवीय ने क्या लिखा है? उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख में दंगा कर रहा ये व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद है, जिसकी फोटो हमने आपको दिखाई। अमित मालवीय का ये दावा है कि ये अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद है। फुटसोंग स्टैंजिन सेपाग है, उनका नाम बताया है उन्होंने, जो ऊपर में सबसे ऊपर आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है, फुटसोंग स्टैंजिन सेपाग, कांग्रेस काउंसिलर फॉर अपर ले वार्ड। उसे भीड़ को उकसाते और भाजपा कार्यालय और हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल होते साफ देखा जा सकता है। क्या राहुल गांधी इसी तरह की अशांति की कल्पना कर रहे हैं? यानी बीजेपी ने गंभीर सवाल उठा दिए। क्या इस तरह से नेपाल को देखने के बाद हिंसक आंदोलन भारत में उकसाने की कोशिश हो रही है? और वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के काउंसलर पर यह आरोप लगा रहे हैं। कुछ तस्वीरों और वीडियो भी जारी किए गए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि इन तस्वीरों में ये जो शख्स दिख रहा है ये ऊपर ले वार्ड का कांग्रेस पार्षद है। और आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। देखिए, बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर ये पूछ रही है कि क्या इसी हिंसा के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में जेनजी युवाओं का जिक्र किया था। आप देख सकते हैं कि इसमें राहुल गांधी ने क्या लिखा था। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। जिसको लेकर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया था और यह दावा किया था कि नेपाल में जैसे जेन जी आंदोलन के नाम से फैला था, जानबूझकर जेन जी शब्द का इस्तेमाल करके एक हिंसक आंदोलन को उकसाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। यह बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइयप एर्दोआन बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं? इस बार भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यह कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, न लेना न देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दीवाना हुए जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर रोकथाम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग जरूरी है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम रैलियां करते हैं, जिन आतंकियों को तुर्की से वैचारिक समर्थन मिलता है, जहां पर हथियारों को लेकर, पैसे को लेकर, नैतिक सहयोग सब कुछ तुर्की देने को तैयार है, उस पाकिस्तान के साथ भारत का क्या सहयोग हो सकता है? और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं? कश्मीर हमेशा से भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब पाकिस्तान से कश्मीर पर तभी बात होगी जिस दिन वो पीओके हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा। Esteemed friends, in South Asia, we consider the preservation of peace and stability to be of utmost importance. We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, the tension which had escalated into a conflict. It is important to see a cooperation between the two countries when it comes to counterterrorism. The issue of Kashmir should be resolved on the basis of resolutions of the UN for the best for our brothers and sisters in Kashmir through dialogue, we hope. बड़ा सवाल यह है कि तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का असली कनेक्शन आखिर है क्या? तो जरा ध्यान से सुनिए।
ये कहानी असल में कश्मीर की है ही नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे वो अपनी एक खास छवि बनाना चाहते हैं। एक ऐसी छवि जिसमें दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान उन्हें अपना नेता माने। राष्ट्रपति एर्दोआन का शुरुआत से ही ये सपना रहा है कि वो दुनिया में उस्मानिया सल्तनत को जीवित करे। ओटोमैन एम्पायर, अगर आपने पढ़ा हो सुना हो, जिस तरह उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर राज किया, इसके सुल्तान को पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत ने अपना नेता माना, वैसे ही राष्ट्रपति एर्दोआन भी चाहते हैं कि आज दुनिया भर के मुस्लिम उन्हें ही अपना नेता माने, अपना राजा माने। और यही कारण है कि चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कश्मीर का मुद्दा हो या कतर का कोई मामला हो, हर जगह राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम देशों के ठेकेदार बन जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक और वॉशिंगटन कर्टिश इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। वैसे आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना वीडियो बनवाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप तो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बराबर की दोस्ती है। ऑकवर्ड हैंडशेक इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, हकीकत यह है कि दुनिया इसे ऑकवर्ड हैंडशेक कह रही है, जिसका मतलब होता है ऐसे हाथ मिलाना जिसमें दोनों नेता असहज महसूस करें और जो थोड़ा गड़बड़ या अजीब लगे। खुद देखिए इस वीडियो को। पहले आज ही वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की गरीबी दर 7% बढ़ी है और साल 2023-24 में ये 25.3% पर पहुंच गई है। साल 2022 में जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान के लोगों का और भी बुरा हाल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने उससे दुनिया भर का लोन लिया है, लेकिन आम जनता को वहां दाने दाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जनता इसलिए कंगाल हो रही है क्योंकि सारा पैसा सरकार और सेना की जेब में जा रहा है। ये देखिए शहबाज शरीफ, ये तस्वीर जिसमें आप देखेंगे शहबाज शरीफ की जो कंपनी है, संपत्ति है 41.73 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। उद्योगपति भी है शहबाज शरीफ, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, स्टील फैक्ट्री और शुगर मिल्स है उनके। 13 कंपनियों में शहबाज शरीफ परिवार का पैसा है। शहबाज शरीफ के 2 बेटों पर आरोप है कि उन्होंने 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इनके चेहरे दिखा दीजिए जरा, ये उनके 2 बेटे हैं, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज नाम है, और इन पर आरोप है कि 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इन दोनों ने की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा कि दुनिया को इजराइल के वजूद और उसकी सुरक्षा को भी स्वीकार करना होगा और जब तक इजराइल को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक असली शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। सुनिए। Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. 2 descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. जिस बात को कहने की हिम्मत कई लोग नहीं कर रहे हैं वो इंडोनेशिया ने कही है। एक तरफ ताइवान और हांगकांग जैसे देश सुपर टाइफून से संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने देश भारत के कई राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ का असर झेल रहे हैं। धाराशिव, जालना, नवसारी, नासिक और हिंगोली के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। धाराशिव के परांडा तहसील में हालात गंभीर हैं और गांवों से संपर्क टूट गया है। यहां सेना ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिलाओं को हेलीकॉप्टर से बचाया। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों पशुओं की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अभी कई दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मराठवाड़ा क्षेत्र के कई जिलों में खेत खलिहान पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। नदी और नालों में उफान आने से कई गांवों का संपर्क कट गया है और घरों तक पानी घुस आया। दर्जनों मकान जमींदोज हो गए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का भी बुरा हाल है। कोलकाता में बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया और वहां बारिश और करंट लगने की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर जल जमाव ने हालात बिगाड़ दिए। निकासी बाधित होने की वजह से कई इलाकों में पानी बहुत सीधी गति से उतर रहा है। कई स्कूलों को राहत शिविरों में बदल दिया गया है। यातायात अभी भी लगभग ठप पड़ा है। और महाराष्ट्र से पहले कोलकाता में भी 24 घंटे से कम समय में लगभग 251.4 मिलीमीटर बारिश हुई और कोलकाता में 24 घंटे के बाद भी सड़कों पर जमा हुआ पानी निकला नहीं है। इस बार ई कॉमर्स वेबसाइट में चल रही सेल को सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायत है कि जो सेल है उस सेल के नाम पर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। आरोप यह है कि जब डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए वो कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सामान उनके घर नहीं पहुंच रहा। कुछ घंटों में वेबसाइट उनका ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे हैं। कुछ एक्स यूजर्स ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदारी का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि उनका ऑर्डर रास्ते में ही कैंसिल कर दिया गया जबकि वो सामान डिलीवरी के लिए भेजा जा चुका था। वजह पूछने पर उन्हें यह बताया गया कि किसी विशेष कारणों से ऑर्डर कैंसिल किया गया है। कुछ एक्स यूजर्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स ग्राहकों को झूठे विज्ञापन देकर फंसा रही हैं। एक यूजर ने आईफोन 16 के सेल वाले विज्ञापन का प्राइस दिखाते हुए सामान की असली कीमत दिखाई। इसमें करीब 18,000 रुपए का अंतर है। सेल में कीमत कम दिखाई गई जबकि वेबसाइट पर कीमत ज्यादा है। हमने भी ये टेस्ट किया। हमने ई कॉमर्स वेबसाइट के सेल वाले विज्ञापन में आईफोन 16 प्रो की कीमत देखी जो थी करीब 72,999 रुपए। लेकिन जब हमने इस पर क्लिक किया और खरीदने के लिए आगे बढ़े तो इस मोबाइल फोन की कीमत हो गई 1,19,000 रुपए जो करीब 50,000 रुपए ज्यादा थी। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि विज्ञापन में जो कीमत थी उसके आगे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू था, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के नाम पर 5 रुपए 50 रुपए नहीं है, सीधा 50,000 रुपए का अंतर ग्राहकों को हजम नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल में सस्ता सामान खरीदने आए ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि विज्ञापनों में सामान को जितना सस्ता होने का दावा किया गया था असलियत में कीमत उससे कहीं ज्यादा थी।